हिंदी हॉरर स्टोरीज। मैं दिल्ली में रहती थी, द्वारका सेक्टर 16। मेरी नौकरी अस्पताल के एडमिन विभाग में थी। रात देर तक काम हो जाता और मैं मेट्रो से लौटती थी। मैंने हमेशा बीच के डिब्बे चुने क्योंकि आखिरी डिब्बा खाली लगता है और खालीपन में दिमाग ज्यादा सोचता है। उस रात भी मैं थकी हुई थी और स्टेशन पर कम लोग थे। ट्रेन आई, मैं अंदर गई। अगले स्टेशन पर 2 लोग उतर गए। फिर कुछ देर में डिब्बे में बस मैं और एक बुजुर्ग आदमी रह गए। ट्रेन आगे बढ़ी, अगला स्टेशन आया, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। फिर अगला भी निकल गया। मैं समझ नहीं पाई। बुजुर्ग आदमी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखों में सफेद हिस्सा ज्यादा दिख रहा था, जैसे वो जाग कर भी जाग नहीं रहा। मैंने उससे पूछा कि ट्रेन रुक क्यों नहीं रही। उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी नहीं। फिर लाइट एक पल के लिए बुझी और वापस आई। डिब्बा खाली नहीं था, सीटों पर लोग बैठे थे। कुछ के कपड़े अस्पताल के डाउन जैसे थे, कुछ के कपड़े मिट्टी से सने थे। कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। सबके सिर झुके थे, जैसे वे किसी घोषणा का इंतजार कर रहे हों। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। बाहर कोई नाम वाला स्टेशन नहीं था, बस पीली रोशनी में एक लंबा प्लेटफॉर्म और बहुत सारे लोग जो स्थिर खड़े थे। उनकी परछाइयां लंबी थीं, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। मेरे पीछे से किसी महिला ने मेरी कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी दब जाएगी। उसने कहा कि आप यहां नहीं होनी चाहिए थी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसके नाखून मेरी त्वचा में धंस गए। उसी पल डिब्बे के अंदर बैठे लोग एक साथ उठने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं थी। वे चल नहीं रहे थे, वे सरक रहे थे। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हुआ। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे पीछे की दीवार जैसे पास आ गई। मैंने इमरजेंसी बटन दबाया, कुछ नहीं। मैंने फिर दबाया, कुछ नहीं। फिर एक झटके में ट्रेन ने गति पकड़ी। दरवाजे बंद हो गए, लाइट्स तेज हो गईं। सब लोग गायब। मेरे हाथ में दर्द था। कलाई पर 4 उंगलियों के निशान उभरे थे। दरवाजे खुले। ये मेरा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर सामान्य लोग थे। कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं घर गई, लेकिन मैंने अगले कई दिन मेट्रो नहीं ली। फिर एक मजबूरी वाली रात आई। मैं बीच के डिब्बे में चढ़ी। सब सामान्य था, लेकिन एक स्टेशन पर ट्रेन फिर नहीं रुकी और स्क्रीन पर एक पल के लिए लिखा आया कि आखिरी डिब्बा सक्रिय है। किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने धीमे से कहा कि अगर लाइट बंद हो जाए तो कुछ मत कहना। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ इंतजार था। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म नहीं, लोग दिखाई दिए। वे प्रेम के साथ साथ चल रहे थे। उनके शरीर गलत लग रहे थे, जैसे जोड़ों की जगह बदल गई हो। वे सब मेरी तरफ देख रहे थे। ट्रेन रुकी, दरवाजे नहीं खुले। आदमी ने कहा कि अगर खुले भी तो उतरना मत। मैं रोने लगी, लेकिन आवाज नहीं निकली। ट्रेन फिर चली। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस रात के बाद मैंने एक नियम बना लिया। मैं मेट्रो में आखिरी डिब्बे में कभी नहीं चढ़ती। मैं देर रात अकेले सफर नहीं करती, और अगर कभी मजबूरी में करना पड़े तो मैं किसी से बात नहीं करती, क्योंकि कुछ सवाल आपको जवाब नहीं देते, वे आपको अपने साथ रख लेते हैं। आज की रात यहीं तक। अगर आपने भी कभी शहर के बीचों बीच ऐसा महसूस किया हो कि भीड़ के अंदर भी कोई चीज आपको चुन रही है, तो अपनी कहानी हमें भेजिए। रेडियो 18.9 पर हम उन आवाजों को जगह देते हैं जिन्हें लोग दिन में भूल जाते हैं। अगली रात फिर मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर अक्सर वहीं शुरू होता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मैं पुणे में थी, हिंजेवाड़ी के पास। एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे 3 महीने के लिए शिफ्ट होना पड़ा था।
कंपनी ने सर्विस अपार्टमेंट दिलाया। बाहर से ये जगह बहुत प्रोफेशनल थी। रिसेप्शन, गार्ड, अंदर साफ सुथरी लॉबी। मेरे लिए ये एक अस्थायी घर था जहां मैं बस काम करूं, सोऊं और फिर वापस अपने शहर चली जाऊं। पहली ही हफ्ते में मुझे एक अजीब चीज दिखी। मेरे कमरे के कोने में रखी टेबल लैंप की रोशनी हर रात अपने आप मंद हो जाती थी, जैसे कोई धीरे धीरे डिम कर रहा हो। मैं सोचती थी कि शायद वोल्टेज का मसला है। फिर एक रात जब मैं कॉल खत्म करके बिस्तर पर लेटी, मेरे बाथरूम के दरवाजे के पीछे से बहुत धीमी खरोंच की आवाज आई। मैं चौंकी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं, सब सूखा, साफ, कोई जानवर नहीं, कोई पाइप लीकेज नहीं। अगले दिन मैंने रिसेप्शन को बताया। उन्होंने कहा कि पुराने बिल्डिंग में पाइप आवाज करते हैं। ये जवाब कॉर्पोरेट जैसा ही था, सब ठीक है। तीसरी रात मैं जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी नींद खुली। मेरे कमरे का एसी बंद था। मैं पसीने में भीगी हुई थी। मैंने उठकर रिमोट ढूंढा। तभी मुझे लगा कि कोई कमरे में चल रहा है, बहुत धीमे कदम, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चलता हो। मैं लाइट ऑन करने लगी, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। 2-3 बार लाइट नहीं, और उसी अंधेरे में मेरे सामने की दीवार पर कुछ उभरा, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ रखा हो। यह हाथ अंदर से दब रहा था। उंगलियां दीवार की पेंट पर गहरी होती जा रही थी। फिर एक झटके में दीवार पर लगा फ्रेम उखड़ कर गिरा और मेरे पैरों के पास आकर टूट गया। कांच के टुकड़े फैल गए। मैं पीछे हटी। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। फिर लॉक होने की आवाज आई। मैं समझ गई कि ये वही जगह है जहां डर आपको कमरे के अंदर ही बांधता है। मैंने फोन से टॉर्च ऑन की। रोशनी में देखा तो बाथरूम के दरवाजे के नीचे से पानी बाहर आ रहा था, धीरे धीरे, जैसे अंदर कोई नल खुला हो। मैंने दरवाजा खींचा, नहीं खुला। अंदर से फिर खरोंच, इस बार तेज, और फिर एक आवाज बिल्कुल पास से, जैसे किसी ने दरवाजे के उस पार से कान लगाया हो। महिला की आवाज। उसने कहा कि मत देखो। मैंने वो बात मानी नहीं। मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी। लॉक टूटा, दरवाजा खुल गया। अंदर बाथरूम में पानी नहीं था, सब सूखा, लेकिन शीशे पर धुंध थी, जैसे किसी ने बहुत देर तक सांस ली हो। और धुंध पर उंगली से शब्द लिखे थे, साफ, बड़े अक्षरों में, मेरा नाम। मेरे हाथ कांप गए। मैंने शीशे पर पानी मारा ताकि धुंध हट जाए। धुंध हट गई, लेकिन शब्द नहीं हटे। शब्द जैसे शीशे के भीतर थे। मैंने टॉर्च से देखा। मेरी परछाई मेरे साथ नहीं हिल रही थी। वो शीशे में थोड़ी देर से हिल रही थी, और फिर उसने वही किया जो मैंने नहीं किया। उसने अपना सिर बहुत धीरे धीरे एक तरफ झुकाया, इतना कि गर्दन की रेखा गलत लगने लगी। मैं पीछे हटकर गिर पड़ी। उसी पल मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर में कुछ भारी गिरने की आवाज आई। फिर किसी ने मेरे दरवाजे पर 3 बार जोर से मुक्का मारा, बहुत भारी, जैसे लकड़ी नहीं, धातु पर चोट। मैं डर के मारे वहीं बैठी रही। फिर दरवाजा खुद खुल गया। मैं समझ गई कि कॉरिडोर में कोई है। मैं रेंगते हुए दरवाजे तक गई और झांक कर देखा। कॉरिडोर की लाइट चालू थी, लेकिन पूरा गलियारा खाली था। फिर भी जमीन पर पानी की धार थी जो मेरे दरवाजे तक आ रही थी और फिर मेरे कमरे के अंदर मुड़ रही थी, जैसे कोई रास्ता बनाकर अंदर आ रहा हो। मैं उठकर भागी, लेकिन मेरे पीछे से कुछ उड़कर आया और मेरे कंधे पर लगा। ये कोई चीज थी, भारी और ठंडी, जैसे गीला कपड़ा। मैं चीखी। मैंने पीछे देखा। मेरे बिस्तर की चादर हवा में उठी हुई थी और फिर मेरे ऊपर गिर पड़ी। चादर ने मेरे चेहरे को ढक लिया। सांस बंद होने लगी। मैंने हाथ पैर मारे। चादर कसती जा रही थी, जैसे किसी ने उसे मेरे गले के पास से पकड़ा हो। मैंने एक हाथ बाहर निकाला और किसी तरह बेड साइड टेबल को उलट दिया। गिलास गिरा, पानी फैला।
चादर का दबाव एक पल के लिए ढीला हुआ। मैंने उसी पल चादर खींचकर हटाई और दरवाजे की तरफ भागी। मेरे पैरों के पास से कोई चीज लुढ़कती हुई आई और मेरे सामने आकर रुकी। ये एक छोटी सी गुड़िया थी, पुरानी, गंदी, और उसके बाल गीले थे। वो गुड़िया मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने उसे लात मारी। गुड़िया दीवार से टकराई और उसी पल मेरे पीछे किसी ने बहुत जोर से मुझे धक्का दिया। मैं साइड में गिरकर दीवार से टकराई। दर्द ने मेरी सांस रोक दी। मेरे कान में वही महिला की आवाज आई। उसने कहा कि यहाँ सब किराएदार है, कुछ देर के लिए और कुछ हमेशा के लिए। मैं किसी तरह नीचे रिसेप्शन तक पहुंची। मेरा चेहरा सफेद था, हाथ कांप रहे थे। रिसेप्शन वाला लड़का मुझे देखकर चुप हो गया। उसने 1 सेकंड में पहचान लिया कि मैं क्या कहने आई हूं। उसने पहले ही कहा कि मैडम अभी शिफ्ट मत करिए, सुबह हो जाएगी तो बात करेंगे। मैंने कहा कि मुझे अभी जाना है। उसने लॉगबुक खोली और मेरी तरफ बिना देखे पेन बढ़ाया, जैसे ये सामान्य बात हो। मैं उसी रात बाहर चली गई। टैक्सी में बैठकर भी मेरे कानों में वही 3 मुक्कों की आवाज आती रही। अगले दिन मैंने अपना सामान कंपनी के जरिए निकलवाया। मैं उस बिल्डिंग में फिर कभी नहीं गई, लेकिन मेरे फोन की गैलरी में एक फोटो अपने आप आ गया। मेरा बाथरूम का शीशा, धुंध, और उस पर मेरा नाम। मैंने वो फोटो कभी नहीं ली थी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9। आज की रात हम शहर की उन्हीं जगहों की बात करेंगे जहां भीड़ तो रहती है, लेकिन डर छुपकर सांस लेता है। अगर आप अकेले हैं तो कमरे की लाइट हल्की रखिए, और अगर आप अकेले नहीं हैं तो भी ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ चीजें लोगों के बीच भी अपने लिए जगह बना लेती हैं। मैं नोएडा सेक्टर 62 में एक कॉर्पोरेट टावर में काम करती थी। मेरी टीम का काम रात में होता था, क्योंकि क्लाइंट यूएस में था। ऑफिस की इमारत नई थी, शीशे की दीवारें, अंदर चमकदार फर्श, कार्ड एक्सेस और हर गेट पर गार्ड। ये वो जगह थी जहां डर होना बेवकूफी लगता है। हमारा फ्लोर रात 1 बजे के बाद लगभग खाली हो जाता था। मैं अक्सर आखिरी बचती, क्योंकि रिपोर्टिंग का बोझ मेरे हिस्से में रहता था। उस रात भी वही हुआ। 1 बजे के आसपास एयर कंडीशन की हवा अचानक बंद हो गई। यह पहली बार नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ। मेरे सामने वाले मीटिंग रूम के शीशे पर उंगलियों के निशान उभरे, जैसे किसी ने अंदर से कांच दबाया हो। मैं उठकर खड़ी हुई। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी निशान साफ थे और उन उंगलियों की लंबाई सामान्य नहीं थी। मैंने खुद को समझाया कि कांच पर पुरानी ग्रिप होगी, नमी होगी। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन कुर्सी खुद ब खुद पीछे सरक गई। मैं घबरा गई और तुरंत हाथ टेबल पर टिकाया। कुर्सी रुक गई, जैसे किसी ने छोड़ दी हो। उस रात में जल्दी निकल आई। अगले दिन मैंने आईटी और फैसिलिटी को शिकायत की। उन्होंने कहा कि कैमरों में कुछ नहीं दिखा। उन्होंने एसी की जांच की और कहा कि सब ठीक है। कॉर्पोरेट की दुनिया में ये सबसे आसान जवाब होता है, सब ठीक है। अगली रात मैं जानबूझकर अपने साथ पेपर स्प्रे नहीं, बल्कि एक छोटा टॉर्च लेकर गई। मैं डर को वस्तुओं से नहीं, सबूत से हराना चाहती थी। रात 1 बजते ही एसी फिर बंद हुआ। इस बार मेरे कीबोर्ड के पास की पेपर क्लिप्स अपने आप लुढ़क कर गिरने लगी, जैसे किसी ने टेबल को नीचे से थपथपाया हो। मैंने टॉर्च उठाई और शीशे की दीवारों की तरफ घुमाई। रोशनी में मुझे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन मेरे पीछे शीशे के अंदर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैं पलटी, कुछ नहीं था। मैंने फिर शीशे में देखा, परछाई अब भी थी। मेरे शरीर में ठंड उतर गई। मैंने फोन उठाकर अपने मैनेजर को कॉल किया। कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। स्क्रीन पर नेटवर्क था, फिर भी कॉल फेल। उस पल पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि इमारत सिर्फ खाली नहीं है, ये बंद है, जैसे अंदर कुछ नियम चल रहे हों। मीटिंग रूम का दरवाजा अपने आप खुला।
अंदर से कुर्सियां एक एक करके खिसकने लगी। धीमी रगड़ती हुई आवाज। मैंने टॉर्च अंदर डाली। कमरे के कोने में एक आकृति थी, महिला जैसी, लेकिन उसकी चाल नहीं थी। उसका शरीर जैसे खड़ा नहीं, लटक रहा था। उसके बाल सामने गिरे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उस पल कमरे में एक कुर्सी मेरे सामने से उछलकर बाहर आई और दीवार से टकराई। मेरे कानों में धमाका हुआ। मैं पीछे हटी। दूसरी कुर्सी सीधे मेरे पैरों की तरफ घिसटते हुए आई, जैसे मेरे रास्ते को बंद कर रही हो। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे टखने पर कुछ कस गया। नीचे देखा तो कुछ नहीं था, फिर भी दबाव था, उंगलियों जैसा दबाव जो त्वचा के अंदर तक जा रहा था। मैंने पूरी ताकत से पैर झटका। दबाव हट गया, लेकिन उसी पल मेरे सामने की टेबल अपने आप उठकर उलट गई। लैपटॉप नीचे गिरा, स्क्रीन टूट गई। टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क गई। रोशनी घूमते घूमते दीवार पर गई और वहां एक पल के लिए मुझे साफ दिखा कि दीवार पर किसी ने नाखून से निशान बनाए हैं, जैसे किसी ने बहुत देर तक बाहर निकलने की कोशिश की हो। मैंने अपने भीतर का डर निगलकर एक ही काम किया। मैं भागी नहीं। मैंने दरवाजे के पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर को उठाया और उसे अपने सामने रखा। मुझे नहीं पता था ये किस काम आएगा, बस इतना पता था कि मैं खाली हाथ नहीं रहना चाहती। मीटिंग रूम से वो आकृति बाहर निकली। अब उसकी चाल दिख रही थी। वो चल नहीं रही थी, वो फर्श पर सरक रही थी, और जहां जहां वो गुजरती फर्श पर पानी की परत बनती जा रही थी, जैसे बारिश की नमी। लेकिन अंदर, बंद इमारत में, वो मेरे सामने रुकी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका था। उसने अपना सिर उठाया और बालों के बीच से बस 2 आंखें दिखीं। आंखें नहीं, जैसे काला गड्ढा। मेरे कान के पास आवाज आई, महिला की आवाज, लेकिन बहुत नजदीक, जैसे वो मेरे भीतर से बोल रही हो। उसने कहा कि यहां रात का काम खत्म नहीं होता। यहां लोग सिर्फ घर नहीं जाते, यहां लोग छूट जाते हैं। अगले ही पल मेरी पीठ पर जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे साइड में फेंक दिया हो। मैं दीवार से टकराई। मेरे कंधे में तेज दर्द उठा। फायर एक्सटिंग्विशर मेरे हाथ से छूट गया। मेरे सामने की कुर्सी हवा में उठी और मेरे ऊपर गिरने वाली थी। मैंने सिर बचाने के लिए हाथ उठाया और उसी क्षण कुर्सी दीवार से टकराकर टूट गई, जैसे किसी ने उसे आखिरी पल में दूसरी तरफ फेंक दिया हो। मैं समझ गई कि यह खेल नहीं है। यह तय कर रहा था कि मुझे चोट लगे, लेकिन मैं मरी नहीं, जैसे वो मुझे निकालना नहीं, तोड़ना चाहता हो। मैं घिसटते हुए कॉरिडोर की तरफ भागी। मुख्य दरवाजे के पास पहुंची तो कार्ड रीडर लाल हो गया। एक्सेस डिनाइड। मैंने फिर कोशिश की, लाल। फिर कोशिश, लाल। पीछे से वही नमी वाली गंध आई। मेरे कानों में वही धीमी सांस की आवाज। मैंने आखिरी कोशिश में इमरजेंसी पुश बार पर जोर मारा। दरवाजा खुल गया। मैं बाहर गिरी, कॉर्पोरेट टावर की सीढ़ियों पर। बाहर हवा चल रही थी। नीचे गार्ड ने मुझे देखा और दौड़कर आया। मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे टखने पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मेरे कंधे पर लाल खरोंचें थीं, जैसे नाखूनों से। गार्ड ने ऊपर देखा। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैडम, रात में ये फ्लोट बंद रखना चाहिए। मैंने पूछा कि क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। वो मेरे चेहरे से नजरें चुराता रहा, जैसे वो पहले से जानता हो कि ऊपर क्या होता है। मैंने उसी रात नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं किया। मैंने उससे भी बड़ा फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं उस इमारत को छोड़कर भी उसकी वजह समझने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ जवाब इंसान को अंदर वापस खींच लेते हैं।